कहानी कुर्सी की में बात करेंगे अब संभल की, जहां पर फिलहाल खुदाई चल रही है, एएसआई सर्वे चल रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। आपको याद होगा सर संचालक मोहन भागवत का एक बयान जिस पर खूब बवाल हुआ, साधु संतों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, सवाल पूछा गया कि आखिर वो कौन होते हैं, वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, ये संत डिसाइड करेंगे कि धार्मिक पहचान हमें किसी जगह की पता करनी है या नहीं करनी है। ये मामला काफी आगे बढ़ा और अब इस मामले में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने जो अपनी राय व्यक्त की है वो मोहन भागवत से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल असहमति इस मुखपत्र के लेख में जताई गई है। मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले मस्जिदों में सर्वे करने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ये मांग नेता बनने के लिए, हिंदू नेता बनने के लिए उठा रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने कहा कि सोमनाथ से संभल तक ये ऐतिहासिक सच्चाई जानने और सिविलाइज न्याय की जंग है। इसमें कहा गया है कि सत्य की खोज जरूरी है। इस विषय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मंतव्य दे दिया है, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में अंतिम निर्णय आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जहां तक सभ्यतागत अन्याय का विषय है, तो ये इस विषय के ऊपर एक सौहार्द बना रहे, ये सामाजिक दायित्व भी है। इसलिए सभ्यतागत अन्याय के ऊपर गर्व करने की भावना से भी बचना चाहिए। सरसंघ चालक जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है, लेकिन सबके लिए कहा है। यदि कहीं पर कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको डिसाइड करने दीजिए ना कोर्ट से। धमकियां देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, यह कौन सा तरीका है? अपनी भावना रखी है और उनकी भावना से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू समाज रुकने वाला नहीं है। और इसलिए अब भी समय है मुस्लिम समाज के सामने, मथुरा काशी हवाले कर दे। हिंदू समाज सद्भाव के लिए, सौहार्द के लिए एक बार को रुक सकता है। मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा था ऐसे मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद विवादों को उछालकर कोई हिंदू नेता नहीं बन सकता है। और उनके इस बयान के बाद साधु संतों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। हर रोज विरोध किया जा रहा था। जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं वो लगातार इस बयान का विरोध कर रहे थे। अब मुखपत्र में ये लेख छापा गया है, तो क्या समीर जी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है? क्योंकि बिल्कुल इतर है ये, जो मोहन भागवत ने कहा और जो इसमें छपा है, बिल्कुल अलग अलग है दोनों बातें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद संघ को इस बात की जरूरत पड़ेगी कि ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखवाकर उसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाए। संघ इस तरीके से नहीं करता। अगर संघ को लगता है तो संघ अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से, संघ के प्रचार प्रमुख के सुनील अंबेकर भी उस बात का जिक्र कर सकते थे। देखिए, ऑर्गेनाइजर संघ से जुड़ी पत्रिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ की विचारधारा से जुड़ी हुई पत्रिका है, लेकिन एक वो अपने इंडिपेंडेंट काम भी करती है। उसमें अगर कोई लेख छप जाता है, कई बार ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि संघ प्रमुख ने जो बयान दिया है उससे थोड़ा हटकर उसके अंदर कोई संपादकीय या कोई टिप्पणी चली गई। पहले ऐसे 8 से 10 उदाहरण हैं कि जिस बात जहां पर ऑर्गेनाइजर में कुछ छपा गया, कुछ पांचजन्य में इस तरह के लेख छपे गए जो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, और संघ ने इस बात में कहा था। और आपको मैं 2013 का एक वाकया दिलाता हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बनने के बाद उन्होंने पांचजन्य ऑर्गेनाइजर में एक इंटरव्यू उनका छपा था 2014 के लोकसभा के पहले। उस समय संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत स्पष्ट कहा था, उन्हीं मैगजीन के लिए, दोनों के लिए, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर के लिए, कि आप हमारी विचारधारा से जुड़े हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी विचारधारा अगर आपको लगती है कि जिसपे विचार पर आपका कोई अलग स्टैंड होता है तो आप उसे नहीं छा सकते हो, आप उसे छापिए। संघ की विचारधारा से अलग आपको अगर कुछ लगता है कि कोई लेख जाना चाहिए तो आप उस लेख को भी दीजिए। पाठकों को दोनों चीजें पढ़ने का अनुभव मिलना चाहिए, लेकिन संघ की विचारधारा ही सिर्फ छपेगी ऑर्गेनाइजर में और पांचजन्य में, यह ठीक नहीं रहेगा। और मुझे लग रहा है कई मौके ऐसे आए जब इस तरह की घटनाएं रही है। इसको इस दृष्टिकोण से देखना कि ऑर्गेनाइजर में अगर कोई बात छप जाती है तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ एक संदेश देने की कोशिश की गई है, या मोहन भागवत ने जो कहा है उसे डैमेज कंट्रोल के रूप में अब वहां छापकर उसे मेंटेन करने की कोशिश की है। मैं दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं, वहां छापी गई है, लेकिन संघ प्रमुख ने बहुत स्पष्ट कहा है। और उसके बाद सुनील अंबेकर ने भी जो बयान आया है, सुनील अंबेकर का, कि मोहन भागवत जी की जो बात है वह पूरे समाज के लिए बात है। तो मुझे लगा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मोहन भागवत ने
ने कहा है। और अभी देखिए मोहन भागवत ने जो कहा है उसका स्पष्टीकरण मोहन भागवत अपने अगले भाषण में या जब जरूरत होगी वो उसका देंगे कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था, उन्होंने किसके लिए कहा था, वो किस तरीके से कहा था। जब तक मोहन भागवत जी का स्पष्टीकरण नहीं आता है, समाज का हर वर्ग उसे अपने अपने हिसाब से उसका स्पष्टीकरण लेता रहेगा। जिसको उसमें से जो अच्छा लगेगा वो उठाकर अपने हिसाब से उसका विवेचन करता रहेगा। मुझे लग रहा है संघ प्रमुख ने पूरे समाज के लिए संदेश दिया था, उसे पूरे समाज को एक ही रूप से लेना चाहिए। ठीक है, नहीं लेकिन मंदिर मस्जिद वाले मसले पर मोहन भागवत की तरफ से पहले भी बयान दिया गया था कि हर जगह हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है, शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। संभल में जिस तरीके से तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, रोज नए कुएं निकलकर सामने आ रहे हैं, बावड़ी निकलकर सामने आ रही हैं, हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए अवशेष संभल से निकलकर सामने आ रहे हैं, और ऐसे वक्त में मोहन भागवत का बयान सामने आया था और उसके बाद मुखपत्र में ये सब कुछ छपा है। हर्षवर्धन जी, इसे दोनों को कोरिलेट करके क्या नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखा जाना चाहिए। संघ कोई भी काम ऐसे छिटपुट करता नहीं, बड़ी समग्रता में करता है। तो एक तो पहले ये मान लेना चाहिए कि संघ इतना लोकतांत्रिक संगठन है कि जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल में कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर है, पांचजन्य है, वो संघ का मुखपत्र है। वो मुखपत्र सरसंघ चालक के जो समाज में स्थापित धारणा है उस बयान के विपरीत लिख देता है। तो पहले तो ये मानना चाहिए कि इतना लोकतांत्रिक है। दूसरा ये है कि संघ के भीतर ढेर सारे लोग कहते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये भी मानना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि संघ तो एकदम मतलब कुछ तानाशाही टाइप है, वहां से कुछ वो बोलते हैं रेशिम बाग में बैठ के या दिल्ली की झंडे वालान में बैठ के, और उसका सब कहते हैं कि ना यही मानते चलो। तो ऐसा भी नहीं, इसका मतलब वाद विवाद, संवाद, प्रतिकार उस सब की पद्धति है। लेकिन मूल रूप से क्या है? मूल रूप से संघ का अपनी स्थापना काल से बड़ी स्पष्टता से मान, जहां जहां हमारे आस्था के, श्रद्धा के स्थान रहे उसको एक तरह से कहें कि गिराकर, तोड़कर, उसके ऊपर अपनी मस्जिद बनाकर, या कहें कि उसके ऊपर अपना एक अधिकार जमा कर वो उनको अपमानित करने की कोशिश की। उस हिंदू आस्था की पुनर्स्थापना तो करना ही करना है। ये चाहे हेडगेवार जी रहे हो और चाहे आज मोहन जी हो, सब यही बात कर रहे हैं। मोहन जी ने उस भाषण में क्या कहा जो पुणे में कहा? उन्होंने कहा भारत को विश्वगुरु बनना है, इस तरह के झगड़े झंझट नहीं चलेंगे, कोई ऐसे जबरदस्ती जाकर नेता बनने की कोशिश न करे, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन सवाल यह है कि ये क्या उन्होंने उसमें कहीं योगी आदित्यनाथ, संभल, नरेंद्र मोदी या कोई ऐसा जिक्र किया था? कोई जिक्र नहीं किया। हम लोग बिटवीन द लाइंस रीड कर रहे हैं। अगर हम बिटवीन द लाइंस रीड कर रहे हैं तो फिर ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि भाई जो स्थान है उनको तो लेना पड़ेगा। इसका मतलब ही हुआ कि संघ प्रमुख के बयान, ऑर्गेनाइजर के लेख या जो सामान्य हिंदू धारणा है, हम लड़ने के लिए नहीं हैं। हम भारत को विकसित भारत बनते देखना चाहते हैं। हम भारत को उस गौरव के साथ पुनर्स्थापित होते देखना चाहते हैं। हम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग या मंदिर नहीं खोज रहे हैं, लेकिन जहां प्रमाण है वहां छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदू धर्म किसी एक के कहने, किसी एक के करने, किसी एक के सोचने उससे नहीं चलता है। हमारी हर हजारों वर्षों की पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता के अवशेष मिलेंगे तो उसका सम्मान हम करेंगे, उसका अपमान करने वालों के खिलाफ संविधान के दायरे में खड़े होंगे। ठीक है, अब मोहन भागवत जी ने जो कहा उसके अपने अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बयान एक बिहार में दिया गया जिसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, और वो बयान है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। कल जयंती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री देश के, और उस मौके पर विजय सिन्हा बोल रहे थे। जब वो बोल रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की याद करते हुए आखिर में आते आते उन्होंने ये कह दिया कि उनका सपना तब पूरा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल एनडीए की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री जेडीयू के नेता नीतीश कुमार हैं। वो नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, वो नीतीश कुमार जो कब कहां चले जाएं, किसके साथ चले जाएं, जो सबके फेवरेट हैं, जो सबके हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। विजय सिन्हा का ये बयान सामने आया तो इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि बाद में विजय सिन्हा की सफाई भी आ गई। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार है और एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे आने वाले वक्त में भी। लेकिन विजय सिन्हा का दिया हुआ बयान कैसे सियासत में गर्माहट पैदा कर रहा है, आरजेडी ने इससे आड़े हाथों ले लिया है। आरजेडी के कुछ नेता जो घूमते फिरते नीतीश कुमार का वेलकम करते हैं वो भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है बिहार में, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कम से कम सियासतदानों की ज़बानी। अब क्या चल रहा है बिहार में और नीतीश कुमार के मन में क्या है, चर्चा करें इस पर। लेकिन उससे पहले विजय सिन्हा का बयान आपको सुनाते हैं और उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया। माहौल बनाने का भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अमिट है, उसको जगाने का, हर बिहारी को गौरवान्वित करने का,
पलायन नहीं, बाहर के लोग बिहार आए हैं, ऐसा माहौल खड़ा करने का संकल्प लेकर जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। उस दिन हर कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर बीजेपी की बुरी नजर है, और जो खेल बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ करती रही है, तो जेडीयू में कुछ लोग हैं जो समाजवाद से, जेडीयू से उनका कोई नाता नहीं रहा, वो पूरी तरह से चाहते हैं कि जेडीयू को तोड़कर बीजेपी में विलय करा दें, बीजेपी की सरकार यहां बना दें। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी इसका आभास है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। अब बीजेपी जब बैकफुट पर आई तो सब लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व होगा नीतीश जी का, कोई ये नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। तो बीजेपी तो ये खेल करने के लिए लगी हुई है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। एक बयान विजय सिन्हा का सामने आया और उस पर सियासी बवाल शुरू हो गया। हालांकि एक पार्टी के मन की बात है, हर पार्टी चाहती है कि उनकी सरकार राज्य में बने, और वही विजय सिन्हा कह रहे थे, बाद में करेक्ट भी कर लिया, कहा कि एनडीए की सरकार बने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बने। इन सब के बीच बिहार में क्या होगा और क्या होने वाला है, और क्या बीजेपी के मन की बात स्पष्टता से सामने आ गई है? विजय जी, देखिए, एक तो राजनेताओं के विश्वास की तारीफ करनी चाहिए। वो इतने आत्मविश्वास से हर बात करते हैं, हॉल के अंदर भी उतने ही आत्मविश्वास से बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और हॉल से बाहर निकलते उतने ही आत्मविश्वास के साथ, उतने ताकत के साथ बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बने। लेकिन ये कोशिश, और किसी भी पार्टी की, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों, भारतीय जनता पार्टी लगातार 25 साल से वहाँ पर 30 साल से काम कर रही है, उनकी सरकार कभी नहीं बनी, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, लेकिन उसका समय ठीक नहीं था कि विजय सिन्हा साहब ने उसको पहले बोल दिया। ठीक है, लेकिन पार्टी ये कोशिश नहीं कर रही ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। पार्टी की कोशिश ये है ही कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, और इसमें कोई आपत्ति वाली बात भी नहीं है कि कोई पार्टी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करे। लेकिन उनका एक गठबंधन का जो धर्म था, उस हिसाब से उन्होंने कम सीटों के बाद भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए रखा। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की कम सीटें हनुमान की कृपा से हुई। हनुमान पे किसकी कृपा थी वो भी सब लोग जानते हैं। विजय सिन्हा तो वैसे भी उप मुख्यमंत्री है, उन्हें लग रहा है कि अभी उप मुख्यमंत्री बन तो गया, तो नौकरी उनकी वहां पर है। चुनाव के बाद अगर बहुमत आ गया तो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अभी नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात है कि गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाए नीतीश कुमार को। तो एक केंद्रीय मंत्री भारत रत्न मांग रहे हैं, और वो कहना चाहते हैं कि भाई भारत रत्न लो और रिटायर हो जाओ। जो चुप्पी है उस पर भी कई सियासतदान चर्चा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नीतीश चुप क्यों है, अम्बेडकर के मुद्दे पर चुप, प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, उससे बीजेपी ने दूरी बना ली है, तो कुछ इशारा कर रहे हैं। तो नहीं, इशारा नहीं, वो जरूरत समझते हैं ना। नीतीश जी आखिर 25 साल 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं है ना। नीतीश जी को मालूम है 20 साल जब वो मुख्यमंत्री हैं 2005 से 2024 तक, तो इसका मतलब उन्हें पता है कि चुप्पी कब महत्वपूर्ण होती है और बोलना कब महत्वपूर्ण होता है। यही उनकी एक बड़ी राजनीतिक कौशल है, जिसकी वजह से वो 25 साल 20 साल जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। और बिहार में तो ये कहा ही जाता रहा है कि विपक्ष में भले ही कोई बैठे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। और तो देखिए विजय सिन्हा से आपको भी समझना चाहिए कि कब चुप रहना है, कब बोलना। नीतीश कुमार जब भी बोले, अभी जब से बोलने लगे तो विवादों को जन्म हो रहा था नीतीश कुमार, तो पार्टी ने कहा होगा थोड़ा आप चुप्पी रखिए चुनाव तक। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार राज्य के लिए तो जरूरी हैं ही, लेकिन वो केंद्र के लिए कितने जरूरी हैं ये बहुत अच्छे से बीजेपी जानती है, एनडीए जानता है। इसलिए नीतीश कुमार मजबूरी भी है, जरूरी भी है, ऐसी बातें सियासत में कही जाती हैं।